नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते ही हैं दर्शकों को, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषय को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है आईटीआर फाइल कैसे करें। जी हाँ, इनकम टैक्स देने की जो समय सीमा है वो अब करीब आ रही है। 31 दिसंबर जो है वो आखिरी तारीख है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी यानी कि जुर्माना भरना होगा। तो हम कैसे आईटीआर का जो है वो भरें, खुद पोर्टल से किस तरह से इसे भर सकते हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मुकेश सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आईटीआर इनकम टैक्स जो हम देते हैं वो कितना जरूरी है। उससे पहले दर्शकों को हम बता दें कि इस विषय से जुड़े प्रश्न अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 0755-266-0049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आईटीआर से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। टोल फ्री हमारा नंबर है 1800-233-0040। तो मुकेश जी, इनकम टैक्स भरना कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आप यही बताइए। सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि क्यों हमें आयकर रिटर्न भरना चाहिए। देखिए, आयकर यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको निश्चित है कि अपना आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए। आयकर रिटर्न फाइल करने के वैसे तो कई फ़ायदे हैं। 2 फायदे मैं आपको गिनाता हूँ जी। कि आपको कभी लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये पेपर आपके काम आएंगे। और दूसरी बड़ी जो बात है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि आप जो टैक्स चुकाएंगे उसी से हमारे देश का विकास होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो कि जिसकी आय 2.5 लाख रुपया उससे ज़्यादा है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है और करना भी चाहिए। बिल्कुल, कई बार होता है मुकेश जी की भली जो है आय कम हो, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा, यानी कि ये बहुत फायदेमंद है। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि कौन कौन इसे भर सकते हैं। देखिए, ऐसे हर व्यक्ति जिनकी की आय किसी भी स्रोत से हो, मान लीजिए वो सैलरीड एम्प्लॉयड हो या कोई बिजनेस करते हो या उनकी बैंक में एफडीआर हो, उस पर जो ब्याज मिल रहा है, उनको भी ये रिटर्न फाइल करना चाहिए। ऐसे पेंशन दाता जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, उनको भी अपना आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुपर सीनियर सिटीजन को इससे मुक्ति दे दी गई है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी आय 80 या उससे ऊपर हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि वो कोई बिजनेस या उनका कोई पैसा चलाते हो तो उन्हें भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है सर। अब सवाल ये उठता है कि जो नया इनकम टैक्स का पोर्टल आया है उसमें हम अपना रिटर्न खुद दाखिल कैसे करें, किसी प्रोफेशनल की सहायता लिए बिना। बहुत आसान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली सर। बस अगर आप बिल्कुल नए करदाता हैं तो आपको उस www.incometaxindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा और जब लॉगिन करेंगे तो एक पेज खुलेगा। उस पेज पर आपको अपना पैन नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। साथ में वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। उस ईमेल आईडी को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा और आधार से आपका लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार के बिना आप रिटर्न को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आधार का अपडेशन ज़रूरी है। जब आप लॉगिन करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको बैंक अकाउंट के डिटेल ऑटो फिल्ड मिलेंगे सर। चूँकि जो नया इनकम टैक्स का पोर्टल आया है उसमें बहुत सी डेटा ऑटो फिल्ड होकर आए हैं। तो ऑटो फिल्ड होकर आए इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको सही मान लें, आपको उन डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा। जो बैंक अकाउंट उसमें दिखाए गए हैं क्या वो बैंक अकाउंट सच में आपकी है या नहीं, तो आपको बैंक अकाउंट भी वैलिडेट करना पड़ेगा। जब आप इन सबको वैलिडेट कर लेंगे प्रॉपर ओटीपी के साथ तो आप अपना रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन सा आईटीआर रिटर्न चूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप क्या वर्किंग करते हैं। सपोज कीजिए आप सैलरी करदाता हैं, आप कर्मचारी हैं, तो और आपकी आय इनकम जो सैलरी हो 50 लाख रुपए से कम है, तो आपको आईटीआर 1 का सिलेक्शन करना चाहिए। जब आप आईटीआर 1 का सिलेक्शन करेंगे ना सर, तो वो अपने आप उसमें सारे डेटा आपको वहाँ मिलेंगे। कि वो डेटा कहाँ से आएंगे, जो आपने डिक्लेरेशन दिया है अक्टूबर नवंबर के महीने में। जनरली एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को एक शीट बनाकर देता है जिसमें वो सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल, हर डिटेल उसमें देता है। तो वो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप पहुंचती है टीडीएस रिटर्न के माध्यम से और वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है। तो ऑटो पॉपुलेट रिटर्न
आप जब खोलेंगे तो आप इमीडिएटली उसको फाइल मत करिएगा सर। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती कर देंगे। आपको उस ऑटो फिल्ड डेटा को अपना फॉर्म 16 से आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। अभी हाल ही में मैं एक क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहा था, तो मैंने देखा कि फॉर्म 16 में उसकी 32 लाख सैलरी है, जबकि ऑटो फील्ड में 48 लाख रुपीस है। ऐसा क्यों हुआ? तो कई बार आपको इन एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप रिटर्न स्वयं फाइल करें तो आप इसको वैलिडेट जरूर करें, अपने फॉर्म 16 से ऑटो फील्ड डेटा से मिलान जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप 26 AS को जरूर देखें। 26 AS यानी कि जहां जहां आपने इनकम्स कमाई है, जिन स्रोतों से इनकम कमाई है, वो सारे के सारे उसमें दिखेंगे। उसको देखकर ही आप आगे कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ इनकम टैक्स ने एक बहुत अच्छा फीचर लॉन्च किया है सोनी जी। वो फीचर ऐसा है कि अब लोगों को लगता था ना, हिसाब किताब कौन रखे, कौन बैंक जाए, बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकाले, फिर ब्याज निकाले। तो इसका समाधान भी इनकम टैक्स ने कर दिया है। इनकम टैक्स ने पोर्टल पे एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS। AIS मतलब इनवल इंफॉर्मेशन आपका स्टेटमेंट। आप इसमें जब लॉगिन करेंगे, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे तो एक सर्विसेज करके एक टैब मिलेगा जी। उस सर्विस टैब के अंदर जब लास्ट में आप जाएंगे तो AIS मिलेगा। जब AIS को आप क्लिक करेंगे तो आपने जहां जहां इनकम कमाई होगी, FD से ब्याज होगा, सेविंग पर ब्याज कमाया होगा, हो सकता है आपने शेयर मार्केट का काम किया हो, वहां से कुछ प्रॉफिट कमाया हो, आपने कोई बिजनेस किया होगा, वहां से जो भी कमाया होगा वो सारा यहाँ दिखेगा। साथ ही साथ आपने म्यूचुअल फंड खरीदे होंगे, वो भी यहाँ देखें। यानी जो भी कुछ आपने काम किया होगा वो सारा का सारा AIS में देखेगा। इसका मतलब ये है कि आप आयकर फाइल करें या ना करें, AIS को जरूर चेक करें, क्योंकि AIS में आपकी पूरी की पूरी इनकम प्लग हो जाती है सर। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये मुकेश जी। लेकिन मेरा एक ये सवाल है, जिस तरह से आपने फॉर्म 16 यानी कि जो फॉर्म 16 का जिक्र किया, वो जो सैलरी कर्मचारी होंगे वो तो अपनी कंपनी से मंगवा लेंगे, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या ऐसी में व्यवस्था है? वो कौन सा फॉर्म लगाएं और फॉर्म 16 कब मिलता है और कहाँ से उपलब्ध होता है? आपका प्रश्न काफी अच्छा है। देखिए, सैलरी करदाता तो बहुत आसान है उनका आयकर रिटर्न फाइल करना, क्योंकि अपना एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिल जाता है जी। और बैंक स्टेटमेंट से डिटेल लेकर वो इजीली फाइल कर लेते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे करदाता जो कि व्यवसाय करते हैं जी। तो जो बड़े व्यवसाय करदाता है उन्हें तो मैं सलाह दूंगा कि प्रोफेशनल के पास ही जाएं। लेकिन ऐसे करदाता जिनकी टर्नओवर, आपका कहना है कि जो बिजनेसमैन है वो प्रोफेशनल के पास जाएं, तो उन्हें किन चीजों को लेके जाना है? हाँ, देखिए, जब वो प्रोफेशनल के पास जाएं तो अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर लेकर साथ जाएं। साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या निवेश किए हैं, उन निवेश की डिटेल लेकर जाएं। अगर आपने कोई होम लोन लिया है उसकी डिटेल लेकर जाएं। बिल्कुल। यहाँ पर मुकेश जी, मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो आयकर रिटर्न की समय सीमा है, जो है तारीख है, वो नजदीक आ रही है। तो अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मुकेश जी उसका जवाब देंगे। हमारे फोन नंबर है 0755266009। टोल फ्री नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023304040। जी मुकेश जी, देखिए, कोई भी आप प्रोफेशनल के पास अगर डेटा लेकर जाते हैं तो जो भी आपके पास सेल बिल, परचेज बिल के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट डिटेल, बच्चों की पढ़ाई की फीस, ये सारे के सारे आपको लेके जाना पड़ेगा ताकि वो आपके आराम से कैलकुलेशन कर पाए। लेकिन जिन ऐसे करदाता, ऐसे बिजनेसमैन करदाता जिनका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से कम है, तो उनको किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना बैठ के ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं कि उन्होंने साल भर में क्या टर्नओवर किया है, हाँ। क्या परचेज की है, परचेज में उनके खर्चे खुद के क्या क्या हैं। बस इतना करके वो ITR पोर्टल पर लॉगिन करें और GST जो अपना रिटर्न ITR पोर्टल पर लॉगिन करने की आप भी प्रक्रिया स्पष्ट करिए कि वो किस तरह से करें और उसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। हाँ, बहुत ही आसान आपने बताया सर, बहुत आसान है। देखिए, इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाएं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट करेंगे, वहां पर अपना पैन नंबर जो कि आपका यूजर ID उसको लॉगिन पुट करेंगे। हाँ। उसके बाद आपका जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, नहीं बनाया है मान लीजिए, तो आप उसको क्रिएट करके कैसे कर सकते हैं क्रिएट? बहुत आसान है। आप उसमें अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल ID, जैसे कि वो स्टेप बाय स्टेप पूछता है, क्योंकि वो इतना यूजर फ्रेंडली है सोनी जी कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप
आपने अपना पैन नंबर डाला, जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे अगला स्टेप वो पूछेगा टेलीफोन नंबर क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो आपका ईमेल आईडी क्या है। जी। तो स्टेप बाय स्टेप वो खुद आपसे पूछता जाता है हर प्रश्न को और आपको जवाब देते जाना पड़ेगा और इस तरह आपका वो पोर्टल पे खाता बनकर तैयार हो जाएगा। जी। जब आप बनकर तैयार हो जाएगा तो आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपको ITR 4 का चुनाव करना पड़ेगा। ITR 4 बेहद आसान है, उसमें कुछ खास चीज ITR 4 जी। ये ऑनलाइन ITR भर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से भराते हैं और ऑनलाइन कौन कौन से भराते हैं, ये भी आप बताइए। देखिए सन 2017-18 के बाद गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ऑनलाइन पोर्टल कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि डिजिटल इंडिया आगे बढ़े। जी। हम चाहते हैं पेपरलेस की तरफ हम भी जाएं, हाँ। फास्ट मूवमेंट हो। फास्ट मूवमेंट के लिए जरूरी है कि हम ऑनलाइन प्रक्रिया में जाएं। जी। आप पेपरलेस में पहले रिटर्न फाइल करते थे, फिर इनकम टैक्स के ऑपरेटर उनको फिल करते थे, फिल करने में कई एरर हो जाया करती थी, तो उन सब एरर से बचने के लिए उन्होंने ऑनलाइन ही कंप्लीटली कर दिया है, ताकि आप ऑनलाइन डालें, हम जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस और करें, आप खुद स्वयं करें। करें। अब आप जब ITR 4 उसमें फाइल करने जाएंगे तो उसमें बहुत आसान है, आप अपना टर्नओवर जो आपका मिनिमम टर्नओवर डाल दीजिए और सेक्शन 44 AD ये कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो केवल अपना 8% जो भी आपने टर्नओवर किया है उसका 8% इनकम दिखाइए और शांति से डेटर क्रेडिटर और अपना छोटा मोटा खर्चे का ब्यौरा देकर रिटर्न फाइल कर दीजिए। मतलब इसमें कोई इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं कि आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़े, जहां तक मैं समझ पाता हूं। लेकिन बस जब आप टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो निवेश का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपने जहां जहां निवेश किया है उनका डिडक्शन लेना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं एक खास फीचर बताना चाहता हूं कि सेक्शन 80D जो कि मेडिकल से हेल्थ से जुड़ा हुआ है, उसमें 5,000 रुपये तक का आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर डाल सकते हैं। उसके लिए आप किसी खास वाउचर की जरूरत नहीं है, अगर आपने कैश खर्चा किया है तो भी आप डाल सकते। साथ ही साथ अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है कोरोना के दौरान, किस तरह दौरान, और आपके पास प्रॉपर बिल है और आपने किसी अथॉराइज हॉस्पिटल से कराया है और चेक से किया है तो आप इसका भी डिडक्शन 50,000 रुपये तक ले सकते हैं। जी, एक कॉलर है DK जैन उज्जैन से जुड़े हुए हैं। DK जी पूछिए अपना प्रश्न। जी DK जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? सर नमस्कार सर, मैं DK जैन बोल रहा हूँ सर। ये पोस्ट ऑफिस में RD कर रखी है सर। हाँ मिल रही सर। अपना प्रश्न वापस दोहराइए DK जी। हाँ सर, मैंने पोस्ट ऑफिस में RD कर रखी है सर 10,000 महीने की। जी सर पोस्ट ऑफिस में RD कर रखी है सर 10,000 महीने की, ठीक है। तो उसका जो ब्याज मिलता है सर वो सर्टिफिकेट वगैरह तो देते नहीं, टैक्सेबल है कि नहीं वो उसमें पूछ रहे पासबुक में एंट्री हो जाती है सर उसकी। सर अब आपकी समस्या का निजात, वो भी इनकम टैक्स में सर ये मतलब टैक्सेबल रहेगा? जी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पेंशन हो चाहे ब्याज हो, आप कोई भी इनकम कमाते हैं वो सारी की सारी आपको टैक्सेबल रहती है। आपकी RD पोस्ट ऑफिस में है और पोस्ट ऑफिस वाले अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। आज ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करके AIS का फ़ायदा लें। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट है, जहां जहां आपने निवेश किया हो, इवन आपका सेविंग खाता, आपकी FD, आपकी RD, म्यूचुअल फंड, जहां जहां आपके निवेश, जहां आपके पैसे, जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, सबका रिकॉर्ड आपको वहां पर मिलेगा। और मेरा मानना है कि चाहे व्यक्ति रिटर्न फाइल करे ना करे, लेकिन उसको अपना AIS जरूर देखना चाहिए। क्या हो सकता है उसने कोई मकान बेचा हो, वो उसका कैपिटल गेन आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मुकेश जी, वो देखेंगे कैसे, वो प्रोसेस आप बता सकते हैं? बहुत आसान है। अगर जैन साहब ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले भी फाइल करते आ रहे होंगे तो उनको अपना जो नया इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो डाटा ऑटोमेटिक माइग्रेट होकर आया है। मतलब पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में अपने आप माइग्रेट होकर आया है। बस आपको अपना बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर आधार के साथ एक बार आपको वैलिडेट करना कंपलसरी है। वैलिडेट करना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आपका कुछ रिफंड बनता है तो रिफंड आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपका बैंक अकाउंट अपना पैन कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट से वैलिडेट ना हो। KYC अपडेट होना चाहिए। KYC अपडेट होना चाहिए। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं सर हमने रिटर्न अपना दाखिल कर दिया टाइम से लेकिन आज तक रिफंड नहीं आ रहा है। कई क्लाइंट ये बोलते हैं कि सर रिफंड का मैसेज तो आ गया लेकिन मेरे खाते में नहीं आया। तब मैं उनको सलाह देता हूं
कि आप बैंक के पास जाइए, बैंक में आपने अपना पैन नंबर को वैलिडेट नहीं करवाया है, यानी आपको पैन नंबर आधार के साथ पोर्टल पर भी वैलिडेट करना है इनकम टैक्स की, और साथ साथ आपको बैंक जाकर भी वैलिडेट करना है जी। अगर ये दोनों प्रोसेस हो चुके हैं तभी आपको रिफंड मिलेगा सर। तो इस तरह आप नए पोर्टल पे आप चले जाइए जी। और नए पोर्टल पे जाने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। जब विंडो खुलेगी तो डिफरेंट टैब हैं, ई फाइल टैब, प्रोसेसिंग टैब, उसी में एक टैब है सर्विसेज का जी। जब सर्विसेज के टैब को आप क्लिक करेंगे तो सबसे एंड में आके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का एक टैब मिलेगा, उसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे तो वहां जाकर TIS और AIS दो विंडो मिलेंगे। तो आप TIS में चले जाइए। TIS मतलब होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें आपको हर चीज की समरी मिलेगी। आपने FD से कितना ब्याज कमाया, आपने जो सेविंग खाते कहाँ कहाँ आपके सेविंग खाते कितनी बैंकों में, वो सारी बैंकों के सेविंग खाते के नाम के साथ वहां पर आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने कोई बिजनेस किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। साथ ही साथ आपने कहीं म्यूचुअल फंड खरीदे, कुछ निवेश किया, वो भी सारी डिटेल एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। ओके। कई बार होता है मुकेश जी कि TDS अगर फाइल करते हैं तो वो जो रिटर्न है वो काफ़ी लेट आता है और कई बार वो कैंसिल भी हो जाता है, तो उसकी क्या आप वजह मानते हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करें? देखिए, आपने सही प्रश्न किया है। ज़्यादातर मेरे क्लाइंट या जितने भी एम्प्लॉई हैं वो ज़्यादातर यही प्रश्न करते हैं कि सर हमारा एम्प्लॉयर ने ज़्यादा टैक्स काट लिया था, क्योंकि हम अक्टूबर के महीने में डिक्लेरेशन देते हैं। तो डिक्लेरेशन में कई बार क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, LIC का खर्चा, मकान के ब्याज की इन्फॉर्मेशन, बहुत सी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो इसके कारण हमारा एम्प्लॉयर ज़्यादा टैक्स काट लेता है और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर अपना टैक्स रिफंड का आप क्लेम करते हैं, लेकिन आपको रिफंड वो मिल नहीं पाता है। ना मिलने की वजह कई हो सकती है। पहली वजह तो ये है कि जब आपने रिटर्न ऑनलाइन आपने फाइल किया है तो आपने उसके हर कॉलम को प्रॉपर फिल्ड किया है कि नहीं, उसके हर प्रश्न का जवाब आपने सही दिया है कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न, हालांकि आजकल जो यूटिलिटी आई है वो बहुत अच्छी यूटिलिटी है। आप रिटर्न फाइल करने के बाद जैसे ही वैलिडेट करते हैं वो यूटिलिटी खुद एरर कैलकुलेट करती है और आपको वहां पर ले जाके पंच को कर्सर को छोड़ देती है। तो जैसे आप कर्सर क्लिक करेंगे तो वो एरर के पास ले जाके ठीक करने को बोलती है। तो आप ये सारे ठीक एरर के कारण कई बार आपको रिफंड नहीं मिल पाता। दूसरा रीजन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने बैंक में जाके यदि आपने अपना पैन नंबर और KYC अपडेट प्रॉपर नहीं कराया होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उसमें अगर एक नाम का एरर या सरनेम का एरर भी आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सर वो IFSC कोड गलत डाल देने से के कारण रिफंड नहीं आते। तो रिफंड करने के लिए आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर आया। आप जब पोर्टल पर जाएंगे ना सर तो वहां पर एक कॉलर है मुकेश जी, विनीत कुमार जी हैं जो भोपाल से जुड़े, आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। पूछिए विनीत जी अपना सवाल। क्या होता है, अपन रिटर्न तो भर देते लेकिन किसी कारण में स्कूटरी में चला जाता, स्कूटरी से निकालने की क्या प्रक्रिया है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल हो रहे हैं, तो ऑनलाइन रिटर्न की जो स्क्रूटनी है वो मैनुअल नहीं की जाती जी। ये तो क्लियर हो गया। वहां पर क्या होता है सर, ढेर सारे फिलर लगे होते हैं। अगर आपकी सपोज कीजिए पिछले साल आपने इनकम 5 लाख दिखाई दी और सडनली आपने उसको 25 लाख कर दिया या 30 लाख कर दिया, तो इनकम टैक्स के जो फिलर्स होते हैं वो उसको पकड़ लेंगे कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि इस पर्सन ने आज तक रिटर्न फाइल नहीं किया था या लास्ट ईयर तक उसने फाइल किया था, इतनी कम इनकम दिखाई और सडनली ऐसा क्या किया। तो एक तरीका ये हो सकता है सर जिसके कारण स्क्रूटनी में आपका केस आ जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके प्रश्नों का जवाब, देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान भी, जैसे कि आप देखते हैं ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है और आप बिना हेलमेट के होने के बाद भी साइड से बच के निकल जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि आपका रिटर्न अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन आप जबरदस्ती उसको वैलिडेट करके फाइल करने की कोशिश करते हैं और वो हो भी जाता है, तो वो क्या होता है उनके फिलर उसको पकड़ लेते हैं और आपका केस स्क्रूटनी में आ जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी केस स्क्रूटनी में आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि इंसान उसको पकड़ रहा है, बल्कि बड़े बड़े रोबोट यानी फिल्टर्स लगे हुए हैं। अगर आप रिटर्न भरने में कोई गलती करेंगे तो आपका केस स्क्रूटनी में आएगा, और स्क्रूटनी में आएगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई आपके पीछे से भागा नहीं जा रहा है, बस आप अपनी गलती बता दीजिएगा या जो इनकम आपने अर्न की हो उनको ब्यौरा दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है।
बिल्कुल मुकेश जी, ऐसे डिडक्शन भी आप बताइए जिनके लिए निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये मेरे ख्याल से हमारे सारे सैलरी जितने भी पर्सन हैं सैलरीज टैक्स पेयर, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि भाई ऐसे कौन सा डिडक्शन है जिसमें कि हमें अलग से निवेश करने की आवश्यकता नहीं और हमें वैसे ही डिडक्शन मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका ईपीएफ कटता है सर, हर कंपनी ईपीएफ काटती है। तो ईपीएफ जो होता है वो एग्जाम्प्ट यानी एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में आता है, तो उसको भी आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं, क्योंकि वो ईपीएफ की एक प्रोसीजर होता है, एक्ट होता है, उनके साथ हर एम्प्लॉयर को लेना ज़रूरी है। दूसरा, यदि आपके बच्चे पढ़ते हैं और 2 बच्चे हैं आपके, तो उन पर जो आप पढ़ाई में जो भी खर्चा करते हैं, ट्यूशन फीस के नाम से आप जितना भी खर्चा करते हैं, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। तीसरा, अगर आपने होम लोन लिया है सर, तो होम लोन पर जो आप ब्याज चुकाते हैं या उस पर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, वो भी सेक्शन 80C में आपको बिना कुछ किए आपको डिडक्शन मिलता है। तो उसमें उसको लेने के लिए क्या कुछ सावधानी रखनी होती है? नहीं, उसके लिए अपने होम लोन के लिए सावधानी के लिए थोड़े नियम अलग हैं। वो नियम ये है कि अगर मान लीजिए होम लोन आपने ले रखा है और अगर आप उस पर डिडक्शन चाहते हैं, तो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि ज्यादातर करदाता होम लोन का डिडक्शन गलत तरह से ले रहे हैं। गलत तरह से ऐसे ले रहे हैं कि सबसे पहली बात तो फर्स्ट होम लोन होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट होम लोन लिया है तो 2 लाख की जो लिमिट है वो उस पर एप्लीकेबल होती है। अगर आपने सेकंड होम लोन ले रखा है तो वो आपकी रिनोवेशन में जाता है, यानी उसकी सीमा 25,000 रुपये रहती है। दूसरा बात, कई बार करदाता क्या करते हैं कि मकान बन रहा है और मकान बनते में लोन लेते हैं और बैंक क्या करती है, उसको फेज वाइज पेमेंट करती है। तो फेज वाइज पेमेंट करती है तो ऐसे जो ब्याज है उस दौरान जो ब्याज लगा है, चूंकि कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, तो ऐसे ब्याज को हमें इकट्ठा करना पड़ता है और इकट्ठा करने के बाद 5 साल बाद इसका डिडक्शन मिलता है, यानी 1/5 में मिलता है हर साल ऐसा करके। लेकिन करदाता ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि मकान भी बन रहा है, उस पर जो भी ब्याज लग रहा है उसको उसी साल डिडक्शन ले रहे हैं। ये गलत तरीका है। आप इस गलत प्रैक्टिस से बचें, क्योंकि जब आपके केस स्क्रूटनी में आएगा ना, डिडक्शन कब लेना चाहिए? डिडक्शन मकान का पोजीशन हो जाए या मकान कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो ब्याज आप पर लगता है वो सेक्शन 24(2) में जाके डिडक्शन मिलता है और उस पर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो आपका सेक्शन 80C में आता है। तो मेरा मतलब ये है कि होम लोन का आप अगर डिडक्शन लेने जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, आपको सही डिडक्शन लें उसका। जी, इनकम टैक्स रिटर्न के स्लैब क्या हैं वो भी आप बता दीजिए। देखिए, सरकार समय समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ही रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है समय समय पर रिव्यू करता है और रिव्यू करता है तो वो चाहता है कि स्लैब इतना आसान हो जाए कि इंसान खुद अपना आयकर भर ले, ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो डिडक्शन ले पाए। तो आजकल उन्होंने जो इनकम टैक्स के स्लैब रखे हैं वो 2.5 लाख रुपए तक रखे हैं। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 2.5 लाख से अगर ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो अभी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम जाती है तो आप पर 20% का जो टैक्स है और साथ में 2.5 और 5 के बीच में जो स्लैब आएगा उस पर 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको सेक्शन 80C के डिडक्शन आप माइनस कर सकते हैं। यदि आप माइनस कर लेंगे तो आपको हो सकता है आपका माइनस करने के बाद ग्रॉस में से घटाने के बाद जो नेट आएगा वो 5 लाख आएगा तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो थर्ड सेकंड स्लैब आता है वो 10 लाख के ऊपर आता है 30% वाला। स्लैब बहुत आसान है और साथ ही साथ न्यू रिजीम भी है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए, अच्छा मुकेश जी, इनकम टैक्स रिटर्न से जो सीनियर सिटीजन है उनको कुछ रियायत है? देखिए, बिल्कुल अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक घोषणा की थी कि हमारे जो सीनियर वरिष्ठ करदाता है उनको आयकर रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सुपर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, यानी 60 साल नहीं 80 के ऊपर वाले जो हैं उनको अपने आयकर रिटर्न भरने से मुक्ति दी गई है। लेकिन वो मुक्ति तभी मिलेगी जब वो कोई बिजनेस इनकम नहीं कमाते हो। यदि उनकी पेंशन से आए हो, एफडी से आए हो तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल मुकेश जी, यानी कि 31 दिसंबर तारीख आने वाली है तो आप भी अपना ITR भरें, इनकम टैक्स दें। और बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपने कार्यक्रम के वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।